सबसे पहले हमें तो ये मालूम होगा कि ये क्लास किस लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो इस क्लास का मकसद है और बुनियादी मकसद है जिसके लिए हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ ये हमें इल्म में होना चाहिए कि हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिस चीज़ की तैयारी के लिए हम जमा हुए हैं और जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अम्र है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वह है उसका सिलेबस, यानी उसका मनहज और उसका उसलूब और तरीक़ाकार। ज़िंदगी के भी तरीक़ेकार कुछ इसी तरह हैं। अगर हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं और हमारी तरबियत सही से नहीं हो पा रही है तो फिर हम उस घास और जंगल में बड़े बड़े दरख्त की तरह हैं जो तनावर और मोटे तो होते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं होती। लेकिन जो पेड़ और पौधे लगाए जाते हैं और दरो दीवार की जीनत बनते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है और लोग उसे सजाते हैं और संवारते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये सिलेबस नेट जेआरएफ के लिए क्या तैयार किया गया है और क्या कुछ उसमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो चलिए बहुत तवील गुफ्तगू न करके हम सीधे सीधे सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस का पहला हिस्सा है हमारे सामने, ये देखिए आप, तारीख ज़ुबान उर्दू। चूँकि हमारा जो पेपर है वो है उर्दू ज़ुबान, तो पहला सवाल तो यही होगा कि उर्दू ज़ुबान की तारीख और उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कब और कैसे हुआ। सबसे पहला सवाल ये है और इस सवाल को जाने बगैर अगर हम इम्तिहान निकाल लेते हैं फिर भी हम खसारे में हैं, क्योंकि जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं और जिसके लिए हम इम्तिहान देने जा रहे हैं और उसके आगाज़ और इर्तिक़ा के ताल्लुक से हमें बुनियादी मालूमात नहीं है और उसके बावजूद भी हम इम्तिहान पास कर जाते हैं फिर भी हम खसारे में हैं। इस बात को लिख लीजिए। क्यों? इसलिए कि ये इम्तिहान अपने आप में बहुत आला और बहुत आखिरी दर्जे के इम्तिहान है। यानी इस इम्तिहान को पास करने के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, यूँ कह दिया जाए कि उस्तादों का उस्ताद बनेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो हमें इस बात को जानना ज़रूरी है और इसी हिसाब से इस यूनिट को और जो इस सिलेबस को बनाने वालों ने सबसे पहले जो चीज़ को रखा है वो रखा है तारीख, यानी ज़ुबान की तारीख। अब इंग्लिश ज़ुबान की होगी तो इंग्लिश में पूछे होंगे उसकी तारीख, लेकिन हमें उर्दू पढ़नी है तो उर्दू के ताल्लुक से कहा है तारीख ज़ुबान उर्दू। एक बात। दूसरी बात, फहरिस्त कैसे कायम की है? करे हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख। इस उन्वान से ही हमें पता चलता है कि सबसे पहले उर्दू ज़ुबान को जब हम पढ़ेंगे तो हिंद आर्याई ज़ुबान को, हिंद आर्याई कौम को पढ़ना ही होगा, उससे छुटकारा हम हासिल नहीं कर सकते, यानी उसको जाने बगैर हम उर्दू ज़ुबान तक नहीं पहुंच सकते। इस बात की ये दलील है कि इन्होंने सबसे पहले सबसे मुकद्दम हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख पढ़ने की तरफ इशारा किया कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा में हिंद आर्याई ज़ुबान और हिंद आर्याई कौम का नहायत अहम मकाम रहा है। फिर कहा उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रिया, यानी उर्दू ज़ुबान की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात तक पहुँचने में हमें इन तीनों मराहिल से गुजरने होंगे। सबसे पहला मरहला कौन सा होगा? हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। तो अब ये आपसे सवाल बन जाए कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ में किस कौम का सबसे बुनियादी हिस्सा रहा है, इसका जवाब क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट में जवाब दीजिए। सबसे बुनियादी और सबसे लाजमी हिस्सा होगा हिंद आर्याई कौम का। ये आपको इल्म में होना चाहिए। जिस ज़ुबान को हम पढ़ने जा रहे हैं उस ज़ुबान के अहम और बुनियादी हिस्से में किस ज़ुबान का अहम रोल रहा है, तो हिंद आर्या। ठीक है। अब उसके आगे मरहले में हम पहुंचते हैं तो वह है प्राकृत, और फिर आगे बढ़ते हैं
اردو سے پہلے جو زبان بولی جاتی تھی، یہ سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ اردو زبان اور ادب سے پہلے جو زبان بولی جاتی تھی، یا اردو زبان سے پہلے جس زبان کا عروج تھا اور جو زبان مروج تھی، وہ زبان کون سی تھی؟ تو وہ زبان تھی کھڑی بولی۔ اگر آپ سلیبس کو ہی صحیح سے پڑھ لیں تو بنیادی معلومات، اور اس پر غور کریں کہ آخر سلیبس بنانے والوں نے یہ ترتیب کیوں رکھا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا کہ پہلے اردو زبان کے بارے میں مختلف نظریات کو پہلے رکھا ہے، اس کے بعد کھڑی بولی کو رکھا، پھر پراکرت کو رکھا، پھر ہند آریائی کو رکھا؟ ایسا کیوں کیا کہ سب سے پہلے ہند آریائی کو رکھا، پھر پراکرت کو رکھا، اور پھر کھڑی بولی کو رکھا، پھر اردو کی ابتدا کے بارے میں رکھا؟ اگر ترتیب بھی لگانے کے آ جائے امتحان میں تو یہی ترتیب اس کی صحیح ترتیب ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کو پڑھنے ہیں، ابھی ہم تھوڑا پڑھیں گے بھی ایک پیراگراف۔ اس کے بعد مشرقی نقاد جو ہیں، پھر محمد حسین آزاد، محمد شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری وغیرہ کے نظریات کو ہم پڑھیں گے۔ یعنی ان نظریات تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ہند آریائی کو پڑھنا ہوگا، پراکرت کو جاننا ہوگا، کھڑی بولی کے اوصاف کو جاننا ہوگا، تب جا کر ہم اردو کے ابتدائی مراحل کے تعلق سے اور اس کے آغاز و ارتقاء کے تعلق سے جو نظریات ہیں نقاد کے، وہاں پہنچیں گے۔ چلیے، اردو کا ابتدائی زمانہ، اس نام سے کتاب بھی ہے، کمنٹ کیجئے کس ادیب کا کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ؟ اردو کا ابتدائی زمانہ اس نام سے ایک مکمل کتاب ہے۔ ہم تیاری شروع کر دیے، یہ تمہیدی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھیے آپ کے لیے سوالات بتا رہے ہیں ہم، الگ سے یہ نہیں کہ ہاں چلیے ایک کا جواب آ گیا، شمس الرحمان فاروقی، بہت صحیح جواب ہے شمس الرحمان فاروقی۔ آپ کی کلاس مکمل آج سے شروع ہے، تو اردو کا ابتدائی زمانہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کسی کتاب ہے تو شمس الرحمان فاروقی، پھر ہم اس کو پڑھیں گے 5 نمبر پر۔ پھر آگے آئیں گے اردو ساخت کی بنیادی عناصر، یعنی اردو میں جملے کیسے تشکیل پاتے ہیں، یا اردو کے جو جملے آئے، اردو کے جو الفاظ آئے وہ کہاں سے آئے، پھر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ اور پھر نمبر 7 پر رکھا دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ جب دکنی رکھا تو مشرقی کیوں نہیں رکھا، یہ سوال اپنے آپ میں آ رہا ہے۔ جب ہمیں لکھنے والوں نے جب یہ لکھا کہ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرقی نہ لکھنے کی وجہ کوئی ہوگی، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان و ادب کا جو آغاز ہوا ہے، مکمل طور پر اردو زبان و ادب جو پروان چڑھی ہے وہ دکن کی جانب سے، علاقہ دکن، اسی لیے انہوں نے قائم کیا ہے دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ بڑا اہم، اس کو بھی یاد کرنا ہے اور سوال کے طور پر یاد کر لیجیے۔ اب پھر بنانے والے نے نصاب کچھ اشارے کر دیے، اب دکن میں جائیں گے تو کن چیزوں کو پڑھیں گے، اور کن چیزوں کے پڑھنے سے ہم اور چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں بآسانی۔ تو انتخاب کردہ کتابوں میں صبرس کو رکھا ہے، کتب مشتری کو رکھا ہے، کلی کتب شاہ ہیں، ولی ہیں، سراج اورنگ آبادی۔ اب صبرس کے بالمقابل جو کتابیں ہیں، ظاہر سی بات ہے صبرس کو سمجھنے کے لیے اس کے بالمقابل کتابوں کا پڑھنا لازمی ہوگا۔ کسی بھی عہد کو، کسی بھی زمانے کے مصنف کو یا اس زمانے کے حالات اور معاشرے کو سمجھنا ہے تو صرف ایک تاریخ سے اس زمانے کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، جو صرف ایک کتاب کے مطالعے سے اس کتاب کو ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب صبرس کو ہم پڑھیں گے تو صبرس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں گی ان تمام کتابوں پر نظر رکھنی ہوگی اور گہرائی کے ساتھ نظر رکھنی ہوگی، تب جا کے اس کتاب کے حقائق سے واقف ہو پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ رکھا کلی کتب مشتری، اور ساتھ ہی ساتھ نصاب بنانے والوں نے رکھ دیا کلی کتب شاہ۔ پھر رکھا ولی کو۔ اب کلی کتب شاہ کو اس لیے رکھا کہ کلی کتب شاہ اپنے زمانے کے مشہور شعراء میں آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ولی ہیں، اور ولی کے بعد میر غالب کا دور شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سراج اورنگ آباد، اتنا ہم پڑھیں گے۔ نمبر 8 پر ہم اردو اور اس کی اہم بولیاں، ظاہر سی بات ہے اس عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اردو میں صرف کوئی ایک بولی نہیں ہے، یعنی اردو کے تعلق سے اور بھی بولیاں ہیں جو اردو کو مستحکم اور مضبوط بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کھڑی بولی ہی پڑھیں گے تو اس میں بحث چھڑیں گے کہ کھڑی بولی کے کتنی قسمیں ہیں، کھڑی بولی کا نام کس نے دیا، یا کھڑی بولی کے کتنے جو ہے کہ اقسام بن سکتے ہیں، 2 بن سکتے ہیں، ہندی اردو، پھر اس کے مغربی ہندی کے کتنے بنیں گے، تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی اردو اور اس کی اہم بولیاں، اردو کے تعلق سے جو اہم بولیاں اس کو پڑھیں گے۔
और इस सब के बावजूद उर्दू की लिसानी इनफरादियत पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि हमें तो असल में उर्दू जुबान पढ़नी है ना, उर्दू और उसके हमनमा बोलियों को पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हमें उर्दू की वजाहत करनी है, उर्दू की लिसानी तश्कील जाननी है, फिर उर्दू की लिसानी इनफरादियत और लिसानी खुसूसियत को पढ़नी होगी। नंबर 9 पर फिर जाके हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान व अदब में जो उसके मखारिज हैं, सौतियात हैं, जैसे अरबी ज़ुबान के मखारिज हैं, सौतियात हैं, फ़ारसी के हैं, फिर उसके सौतियात पढ़ेंगे। फिर उस सौतियात को किस तरीके से मुताला कर पाएंगे कि कौन सी ज़ुबान में कौन सी बोली या उर्दू ज़ुबान व अदब में जो बोलियाँ हैं वह कहाँ से निकलती हैं, उसके मखारिज, असल मखारिज की जगह क्या है। फिर उर्दू सौतियात पढ़ेंगे और उर्दू मार्फिमियात, यानी इन सौतियात के मुताले के ताल्लुक से पढ़ेंगे। अब आखिर में आ जाएंगे उर्दू नहवियात, यानी ये जुमले बनेंगे कैसे। नहव का काम ये जुमले बनाना और सर्फ का काम है लफ्ज बनाना। लफ्ज बनेगा तो जुमला बनेगा, जुमला बनेगा नहवियात में, और आखिर में क्या बनेगा, मानियात। इन सब का खुलासा ये होगा कि आपने क्या समझा। तो समझेंगे कैसे? जहन में आपने समझ लिया, लेकिन आप अपनी जुबान से अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, उसके माना बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको समझना नहीं कहा जाएगा। तो सबसे आखिर में रखा है मानवीय। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब हम सीधे सीधे आपके सामने रखते हैं किताब, और ताकि हम एक पैराग्राफ पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीफ। ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ सवालात करते हैं। ये तो हमारा सिलेबस था, चूंकि एक यूनिट पढ़ेंगे तो फिर दूसरी यूनिट पढ़ने से पहले उस यूनिट को सिलेबस को समझेंगे। सब लोग कमेंट कीजिए सवाल के जवाब का। जो हिंद आर्या का जो जिक्र आया है यहाँ, तो हिंद आर्या का जिक्र जो मिलता है तो किस इलाके से मिलता है? कोई ऐसी मुस्तनद दलील है या आपके इल्म में कोई ऐसी दलील है कि हिंद आर्या कहाँ से आए थे? अगर ये सवाल आया कि हिंद आर्या कहाँ से आए, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप कमेंट में बताइए, सब लोग कमेंट में बताइए। वेस्ट एशिया, ठीक है, सब लोग जवाब देते हैं। वेस्ट एशिया, सब लोग जवाब बताइए। हो सकता है जवाब मुख्तलिफ भी हो। अच्छा, वेस्ट एशिया बता रहे हैं तो मैं पूछूंगा कि वेस्ट एशिया का आपने जवाब कहाँ से लाया। ऐसा नहीं हो आप वेस्ट एशिया कहें और मैं खामोश रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। या मैं कहूं तो आपको भी खामोश नहीं रहना है, आपको भी जानने का हक है और आप जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसमें लब्बैक कहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये कोई गाइड नहीं है, मैं मुकम्मल आपको मतन से पढ़ाऊंगा और असल किताब से पढ़ाऊंगा। आपको सीधे सीधे मैं बता दूं कि हिंद आर्या, जो आर्यों की कदीम किताबों में हिंद आर्या के ताल्लुक से कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि आर्या किस सरजमीन से आए थे। पहली बात, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी किताब में। अच्छा, पहले एक मुतलक बात जान लीजिए, फिर हम आपको मौका देंगे, आप हमसे सवाल कर लीजिएगा। किसी भी कदीम किताब में इसका जिक्र नहीं मिला है कि आर्या का ताल्लुक फुला जगह से है, या इस्तदलाली तौर पर कहा जा सकता है कि वही जगह है जहां से आर्या आए थे। हाँ, मुख्तलिफ नज़रियात हैं और मुख्तलिफ दलाइल हैं, तो मुतलकन तौर पर कोई ये नहीं कह सकता है कि आर्या हिंदुस्तान से ही आए थे। मैं बताऊं, अभी आपको बताऊंगा, कुछ लोगों की राय ये भी है कि आर्या कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि आर्या का जो वजूद कौम है, आर्या जो आर्या कौम जो है वह हिंदुस्तान से ही पैदा हुई थी, ये भी राय है। चलिए, मैं आप में से किसी एक से कहूंगा कि एक पैराग्राफ पढ़िए इसका। कौन पढ़ेगा आप में से? कौन सा खुश नसीब है जो क्लास को शुरू करना चाहता है? मैं पढ़ूं सर? पढ़िए, मैं पढ़ूं? पढ़िए। मुझे भी इजाजत हो। अब्दुल रब हैं क्लास में? जी। पढ़िए, शुरू कीजिए।
پہلا باب ہند آریائی کا ارتقاء، آریوں کا وطن اور داخلہ ہند۔ ہند یورپی خاندان کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین لسانیات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تمام زبانیں کسی ایک قدیم زبان سے نکلی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں میکس مولر کا یہ قول نہیں بھولنا چاہیے کہ زبانوں کے ہند یورپی خاندان کا وجود اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس کے بولنے والے بھی ایک ہی نسل سے ہوں گے۔ یہ اصل زبان کیا تھی، اس کے بولنے والے کہاں بستے تھے، اور وہ کس طرح یورپ و ایشیا کے وسیع بر اعظموں میں پھیلے۔ آریوں کے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جن پر محققین آج تک متفق نہ ہو سکے۔ علمی تحقیق میں اختلاف کی کس درجہ گنجائش ہے، اس کا اندازہ ان مختلف نظریوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہوتا ہے جو آریوں اور ان کے اصل وطن کے متعلق پیش کیے گئے ہیں۔ بس ان کا سلسلہ ایک پیراگراف ہم سمجھیں گے پھر آگے جائیں گے۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کسی کتاب میں ایسی مستند دلیل نہیں ملتی ہے کہ آریہ کس جگہ سے آئے تھے یا کس ملک سے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب جس محقق کی ہے وہ کتاب اپنے آپ میں مستند اور دلائل کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب سے میں نے اس کلاس کا آغاز کیا ہے۔ اس پیراگراف میں کیا سمجھا؟ پورے پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے کہ آپ حتمی طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آریہ فلاں جگہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ یاد رکھیے۔ چلیے آگے آئیے، پڑھیے سے۔ ان کا سلسلہ ہندوستان، پنجاب و کشمیر سے شروع ہو کر ہندوکش، تبت، کاکشیا، وسط ایشیا، جنوبی روس، بحر بالٹک کا ساحل، اسکینڈینیویا، آسٹریا ہنگری، شمالی جرمنی، پولینڈ اور بالآخر سائبیریا اور خطۂ منجمد شمالی پر ختم ہوتا ہے۔ ان سب نظریوں کی تفصیل اور پھر ان کی تردید موضوع بحث کو صرف خبت کرے گی، لہٰذا یہاں چند مستند نظریوں کی وضاحت پر قناعت کی جاتی ہے۔ جی، ہم بھی بتا دیں اور مصنف کی اس رائے سے ہم متفق ہیں کہ اب ہمیں اس کے اندر نہیں جانا ہے کہ جنوبی روس کی کون سی زبان ہے، بحر بالٹک کا ساحل، اسکینڈی، آسٹریلیا یا آسٹریا، ہنگری، اس سب میں نہیں جانا ہمیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمیں نصاب بھی پڑھنی ہے اور ایک سلیبس کو سامنے رکھ کر اس کو مکمل بھی کرنا ہے اور علمی حقائق بھی لینے ہیں۔ جب ہم اس پر تحقیقی کام کریں گے تو ان چیزوں کو کھنگالیں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ بالکل سرسری نظر دے کے ہم آگے بڑھ جائیں۔ گائیڈ کا زمانہ بالکل اخیر کا زمانہ ہے، ہم 6 مہینہ ہمارے پاس ہے مکمل ابھی آج سے، تو ہم پڑھیں گے مکمل مستند دلائل کے ساتھ۔ تو مصنف نے کیا کہا، ان سب بحث کو چھیڑیں گے تو خلط مباحث ہو جائے گی، یعنی بات کو بتنگڑ بنانا ہو جائے گا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں سے پڑھیے آگے۔ آریوں کی قدیم کتابوں میں ان کے اصل وطن اور آمد کے سلسلے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ قدیم زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ آریہ تبت سے آئے تھے۔ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی بھی قدیم کتاب میں اس کی طرف اشارہ بالکل بھی نہیں ملتا ہے کہ آریہ فلاں جگہ سے یا فلاں مسکن سے، فلاں وادی سے آئے تھے۔ لیکن اب یہاں سے مختلف آرا شروع ہو رہے ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے کے روح سے تبت کو انسان کا پہلا مسکن مانا جاتا ہے۔ اس کو اپنے کاپی میں نوٹ کیجئے فوراً۔ یہ آپ کو علمی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا پہلا مسکن کون سا ہے، تو تبت کا علاقہ، فوراً نوٹ کیجئے، قلم کاپی لے کے بیٹھا کیجئے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ قدیم زمانے میں تو کوئی مستند دلیلیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے تو وہ رائے یہ ہو سکتی ہے کہ آریہ تبت سے آئے تھے۔ یہ دونوں آپ نے کر لیا، نوٹ کر لیا، آگے چلیے۔ اسی طرح کر رہے ہیں، ہاں پڑھیے۔ اس لیے آریوں کو بھی اسی علاقے سے منسوب کیا گیا ہے۔ سنسکرت کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ آریہ قبائل ہندوستان ہی کی پاک سرزمین سے اٹھے اور بعد میں ایران و یورپ میں پھیل گئے۔ اس نظریے کو پنڈت ہری اودھ نے اپنی کتاب ہندی بھاشا اور ساہتیہ کا وکاس میں وضاحت سے بیان کیا ہے، اور اپنی اس رائے کی تائید میں سوامی وویکانند، شری نارائن بھون راؤ پاؤگی اور کئی یورپی عالموں کی رائیں پیش کی ہیں۔ لیکن ان نظریوں میں قباحت یہ ہے کہ یہ تحقیق سے زیادہ عقیدے کی پیداوار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بقول
میور संस्कृत की जितनी कदीम किताबें हैं उनमें आर्यों के विदेशी होने की तरफ कहीं भी इशारा नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ ही ये बात भी कहीं खोलकर बस बस बस, इख्तलाफ तो बाद में हम याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को याद करेंगे कि किस अदीब का ये कौल है कि आर्या कबाइल हिंदुस्तान ही की सरजमीन से उठे। इसको लिख लीजिए फौरन, पंडित हरि अवध, ये तो लिख लीजिए कौलिए। दूसरी जो चीज़ आपको लिखनी है वह है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये किताब किसकी है? पंडित हरि अवध। ठीक है, बोलना नहीं प्लीज़, वरना आवाज़ टकराने लगेगी, फिर हम आपको मौका देंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ से आपको इतना याद रखना है बस। इस पैराग्राफ से सफ़ा में आप क्या चीज़ याद करनी है? एक तो ये कि कदीम किसी भी किताब में इस बात की दलील मौजूद नहीं है कि आर्या का वतन हतमी तौर पर किसी भी इलाके को करार दिया जा सकता है, कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि कदीम ज़माने में कोई ना कोई ख्याल तो रहा होगा, तो वह ख्याल क्या है? तिब्बत। तिब्बत एक जगह का नाम है, इसका माना कुछ अलग से नहीं है। किसी का सवाल अभी आया था, तिब्बत एक जगह है, जैसे हिंदुस्तान है, पटना है हमारा शहर, और दिल्ली है, हैदराबाद है, लखनऊ है। तिब्बत एक जगह का नाम है, एक मुल्क का नाम है, ठीक है, एक इलाके का नाम है। दूसरा अगर सवाल ये बन जाए, कहीं आपसे पीएचडी के सवाल पूछ लिया जाए, लिसानियात पर काम कर रहे हो तो पूछ लिया जाए कि चलिए सबसे कदीम इंसानों का सबसे कदीम मस्कन किस जगह को करार दिया जाता है, या सबसे पहला मस्कन कौन सा करार दिया जाता है, तो आपके और हमारे इल्म में ये बात होनी चाहिए कि तिब्बत को पहला मस्कन करार दिया गया है इंसान। ठीक है, बहुत अच्छा, तिब्बत एक जगह है चीन में, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और क्या बात जानी आपने इस पैराग्राफ में कि एक मशहूर मुहक्किक हैं पंडित हरि अवध, और उनकी किताब, ये किताब भी आपके इल्म में होनी चाहिए, वो किताब कौन सी है? चूँकि अब सवालात पहले वाले नहीं रह गए, सवालात तो बदलते जा रहे हैं और सवालात गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो अब ये सवाल बन जाए कि किस अदीब का ख्याल है या किस नाक़िद और मुहक्किक का ख्याल है कि हिंद आर्या हिंदुस्तान से ही उठे थे या हिंदुस्तान के सरजमीन से ही उनका आगाज़ हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिए सब लोग, वो कौन सा अदीब है? कमेंट में जवाब दीजिए ताकि आपको याद हो जाए, फिर अलग से आपको ये नहीं करना पड़ेगा। कमेंट में जवाब दीजिए, पंडित हरि। कमेंट में जवाब दीजिए, अभी आवाज़ वो होने लगेगी तो फिर खराब हो जाएगी। कमेंट में जवाब दीजिए, पंडित हरि अवध ने ये राय पेश की है और अपनी किताब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा ख़त्म हुआ। इस पैराग्राफ को मैं बता दूं, देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद जो मशहूर किताब है वेदों के, उसके मुताले से साफ पता ये चलता है कि हिंद आर्या या आर्या जो कबाइल है उसका ताल्लुक कहाँ से? मगरबी हिंदुस्तान के दर्रों, जानते हैं दर्रा? दर्रा नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। आजकल एक बड़ी मशहूर खबर चली है, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, पड़ोसी मुल्क में एक हादसा पेश आया है। वो लोग घूमने गए थे और बैक वक्त पानी आ गया। या आप कहीं घूमने जाते हैं तो नदी कह लीजिए या चश्मा कह लीजिए, दोनों तरफ से बांध होते हैं और बीच में सूखे होते हैं, उसको कहते हैं दर्रा। लोग पहले ज़िंदगी वहीं गुजारा करते थे और आज भी आप नेपाल के इलाके में घूमने जाएंगे तो लोग वहाँ पिकनिक मनाते हैं और खाना बनाते हैं, उसको कहते हैं दर्रा। तो ऋग्वेद के मुताले से, जैसे मसूद हुसैन खान ने उसका निचोड़ लिखा है, इस पर सफ़ा में आप गौर करेंगे तो उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद के मुताले से ये बात वाज़े हो जाती है कि हिंद आर्या जो कौम है वह हिंदुस्तान के मैदानों में दाखिल होते कहाँ से? ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, मेरे साथ कलम पर देखिए, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के दर्रों से लड़ते भिड़ते और फतह करते हुए हिंदुस्तान के मैदानों में दाखिल हुए। यानी ये हिंदुस्तान ही की ज़मीन से शुरू हुए और हिंदुस्तान की आबादी वाले माइक बंद कर दीजिए, आपको हम मौका देंगे, आप पूछ लेंगे। सच आता है, माइक बंद कर दीजिए, आवाज़ आएगी तो फिर खराब हो जाएगा। और हिंदुस्तान के मैदानों में वो निकल गए, यानी दर्रों में मैदान। इस पैराग्राफ में उन्होंने इस खुलासा को जाहिर किया। अच्छी बात है, आप क्या ज्वाइन करते हैं, आप गैर संजीदगी का मुजाहरा
गुजारा करते हैं। प्लीज माइक बंद कीजिए। सजदा कौन है? आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तरफ से गैर जरूरी आवाज आ रही है, आपको अभी नहीं बोलना है, हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए। चलिए इस पैराग्राफ में और हम बता दें आपको। अब यहाँ ग्रेडसन का नाम आपने सुना होगा, यहाँ मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात इख्तलाफ राय है, लेकिन हम सारी चीज़ों को हमें याद रखना है। एक मुहक्किक और एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि सिर्फ किसी एक की राय और एक के कौल को लेकर बैठ नहीं जाए, बल्कि तमाम मुहक्किकीन और तमाम राय दहिंदा के राय को याद करे। इख्तलाफी राय भी है। बात का ख्याल है कि आर्या पंजाब में दरियाए सरस्वती के किनारे बसते थे, ये भी है क्या ख्याल। और ये बातें आपको कब काम आएंगी, जब आपको इस मौजू पर बोलने के लिए दिया जाएगा या इस मौजू के ताल्लुक से कहीं आप बात करेंगे, तो ये सारे ज़खायर और इल्मी ये जो हक़ायक़ आपके पास हैं तो आपकी सलाहियत को समझा जाएगा और समझने वाले मुतासिर होंगे आपसे कि हाँ आप कुछ जानते हैं, आपने कुछ मुताला किया है। कर रहे कुछ एक तो राय ये है कि आर्या पंजाब के दरियाए सरस्वती से, अब ये कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा दरियाए सरस्वती कहाँ है, तो पंजाब में, ये भी चूँकि हमारी तारीख का हिस्सा है। और एक आगे देखिए, कुछ किंधार और तिब्बत को आर्यों की जन्मभूमि करार देते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि तिब्बत की जन्मभूमि कौन सा है, किंधार और तिब्बत। अब आगे आइए, नाम रखकर कुछ ख्यालात हैं यहाँ। प्रोफेसर केथ का, जिसकी दबी जुबान से ग्रेरसन भी तायद करता है, ख्याल है कि आर्या कबाइल जी किंधार का, ये देखिए, मरजूबूम हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहद पर था, इसको हमें याद करना है। केत की ये राय मान ली जाए कि वस्त एशिया वाले नज़रिए पर कोई असर नहीं पड़ता। आवाज़ नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही, सिर्फ आपको नहीं आ रही, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी कट करके, ठीक है। एक राय है। आगे देखिए, ग्रेरसन का ख्याल है कि ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र आर्यों के दाखिले हिंदुस्तान से कब्ल लिखे जा चुके थे। अब एक सवाल ये होगा, चूंकि ग्रेरसन का नाम बहुत आता है, और ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, ये किताब आपको याद कर लेनी है। ग्रेरसन लिखिए फौरन अपनी कॉपी में, और इस किताब का नाम लिख लीजिए, लिसानियाती जायज़े हिंद। ये किताब लिख लीजिए फौरन, ग्रेरसन के सामने लिख लीजिए, ताकि ये सवाल आपको याद हो जाए और ये किताब आपको याद हो जाए। किताबों के ताल्लुक से जो सवालात बनते हैं ये आपको यहाँ से आप जमा करते चले जाएं, ठीक है। और ग्रेरसन ने क्या कहा, सबसे पहले मंत्र आर्यों के दाखिले हिंदुस्तान से कब्ल लिखे जा चुके थे, यही जुबान में लिखे गए जो हिंद ईरानी जुबानों की माँ है, ठीक है। अब कुछ मशहूर अक़वाल जो हैं, जो हम और आप जानते हैं, वो देख लीजिए। जैसे आपसे हमने सवाल किया था ना कि हिंद आर्या का इर्तिका कहाँ से है, तो आपने जवाब दिया था। उन चीज़ों के निचोड़ देखिए आप इसका। करें तकरीबन सब जदीद मुहक्किकीन लिसानियात इस पर मुत्तफ़िक़ है कि आर्यों की वतन की तलाश वस्त एशिया या उस्ता एशिया के इलाकों में ही करना पड़ेगी। ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए इजमाली तौर पर। अभी तो हमने इनफरादी राय देखी है, अब इजमाली तौर पर मसूद हुसैन खान ने एक निचोड़ कायम किया है कि तकरीबन सब जदीद मुहक्किकीन की राय यही है कि अगर आर्यों का वतन देखा जाए तो उस्ता जो एशिया है उसको हम देखेंगे। उसको रख लीजिए जहन में, कापी में नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी सवाल पूछा जाए तो हमें इसका इल्म। चलिए आप यहाँ से कोई एक आदमी पढ़िए, यहाँ से 2-4 सत्र पढ़िए, चूँकि ये क्लास इसी तरह हम कराते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़िए, हेना का नाम से पढ़िए। डॉक्टर चटर्जी का ख्याल है कि कुरून औला की हिंद यूरोपीय ज़बान तमद्दुन का गहवारा, क्या पढ़ना है हमें? कुरून ऊला के हिंद यूरोपीय ज़बान तमद्दुन का गहवारा यूरेशिया के वो वसी मैदान हैं जिनका सिलसिला एक तरफ पोलैंड और जर्मनी से मिलता है और दूसरी तरफ यूराल पहाड़ों के जुनूब में वस्त एशिया के अल्ताई और थेन शान के सिलसिले हाय कोह से। प्रोफेसर शरीदन ने पता क्या चला कि यहाँ से एक मुहक्किक हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, उनकी राय क्या है कि कुरून ऊला के हिंद यूरोपीय ज़ुबान तमद्दुन का गहवारा यूरेशिया के वसी मैदान हैं जिनका सिलसिला एक तरफ पोलैंड और जर्मनी से मिलता है।
की एक राय है। अब यहाँ दूसरी राय क्या है, प्रोफेसर पढ़िए। प्रोफेसर श्रेदर ने तय्युन मुकाम करते हुए दरियाए वालगा के दहाने को आर्यों का वतन करार दिया है। बस उनके ख्याल में तारीखी जाइए, धन लके रुक जाइए। ये आप नोट कर लीजिए फौरन, ये नोट करते चलिए। आप सोचेंगे बाद में नोट करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, फिर बाद का कभी बाद नहीं आता है, आप पीछे रह जाएंगे। आप ऐसी जुबान में लिख लीजिए जिससे आप बाद में पकड़ सकें, या जो बच्चे क्लास ले चुके हैं उनको तो ये किताब मुहैया कर दी जाएगी, वो नोट कर लेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो फिर उनके लिए मसला हो जाएगा, फिर सुस्ती होगी, फिर लिख नहीं पाएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, प्रोफेसर श्रेदर ने क्या कहा कि दरियाए वालगा के दहाने को आर्यों का असल वतन करार दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, फिर वो बहुत पेचीदगी में चले जाते हैं। इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से वस्ती एशिया वाले नजरिए की तायदान रिकॉर्डिंग से भी वस्ती नहीं होती है, पढ़िए, जो इसका सही तलफ़ुज़ होगा उस्ता एशिया। वस्ता एशिया जो 1906 में एशिया कोचक में दरियाफ्त हुए हैं और जिनका ताल्लुक 1500 क़ब्ल मसीह से है। इन रिकॉर्डों में बाज देवी देवताओं के नाम मसलन इंद्रा, अरोना, मतयरा वगैरह मिलते हैं, जिन्हें मटन्नी के हुक्मरां पूजते थे। ये नाम संस्कृत की मुक़द्दस किताबों में जू के तू पाए जाते हैं। बिलखुसूस आदाद तो संस्कृत आदात से इतने मिलते जुलते हैं आदात कि ये मतलब, अमर मुस्लिम हो जाता है। आदात का मतलब निशानियाँ, गिनती करें। बिलखुसूस आदात तो संस्कृत आदात से इतने मिलते जुलते हैं कि यह अम्र मुसल्लम हो जाता है कि आर्या का कीशा के रास्ते से एशियाई कोचक और मशरिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह जी आप कुछ नहीं पढ़िए, फिर इस अंदर ये बहुत गहरी बात है। यहाँ से इसको छोड़िए, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ से, फिर कुछ अक़वाल ये पढ़िए यहाँ से। इन आर्यों की तारीखी रोशनी में सबसे पहले हम शुमाल मगरबी ईरान में 2000 क़ब्ल मसीह देखते क़िबल हैं। नहीं, हिंदुस्तान में क़ब्ल इत्मीनान से पढ़िए, सीधा क़ब्ल मसीह पढ़िए। हाँ, हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख 1500 क़ब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। ये अमर यकीनी है कि इत्मीनान से पढ़िए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये लिखना है आप सबको, ये लिख लीजिए फौरन। से हिंदुस्तान क़ब्ल में अरसे आर्यों के तक दाखिले की तारीख 1500 क़ब्ल मुकर्रर की जा सकती है बकौल मसूद हुसैन खान। फौरन लिखिए। चलिए आगे। मशरिकी ईरान में क़याम कर चुके थे, जहां उनकी ज़बान इर्तिक़ाई मनाज़िल तय करती हुई 2000 क़ब्ल मसीह तक हिंद ईरानी मंजिल पर पहुंच जाती है। हिंद यूरोपीय ज़बान की ये हिंद ईरानी शक्ल ही इन तमाम ज़बानों की माँ कही जा सकती है, रुक जो जाइए, बाद को ईरान में फैले अब यहाँ एक सवाल बनेगा और कि जिसे तमाम, एक मिनट रुक रुक के पढ़िए। अब यहाँ एक सवाल बनेगा कि तमाम ज़ुबानों की माँ किस ज़ुबान को कही जा सकती है या करार दिया जा सकता है। आपके इल्म में होनी चाहिए कि हिंद हिंद ईरानी ईरानी, और हिंद ईरानी का ताल्लुक किस ज़ुबान से है, तो हिंद यूरोपी से है। अभी लिख से लेंगे, अभी ज़हन बैठा लीजिए, वरना बाद में पछताएंगे, बाद में कहेंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में। अभी चीज़ों को लिखते चले जाएंगे, फिर दोहराएंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ आपको हिंद, हाँ ये आप लिख लीजिए अपने कापी में, अपने डायरी में, जो भी आप लेकर बैठे हैं साथ में, ताकि आपको जो है कि आसानी हो बाद में। ये बातें हो गई। चलिए इस पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ कोई और शुरू करिए यहाँ से, यहाँ से कोई और शुरू करिए, यहाँ से। नुज़ात पढ़िए। कौन नुज़ात कौन है? कोई भी पढ़िए आप में से, कौन पढ़ना चाह रहा है? मैं पढ़ रही हूँ सर। जी। हिंदुस्तान में आर्यों का साबिका द्रविड़ और अस्ट्रोक कौमों से पड़ा। द्राविडियों से उनका मुकाबला मगरबी ये सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है। चलिए, ये तो मबाहिस थे, मबहस थे कि
کب آئے کیسے آئے. لیکن اگر یہ سوال بن جائے کہ ٹھیک ہے آنے تک تو بات صحیح ہے, مختلف رائے ہے, لیکن آنے کے بعد سب سے پہلے آریہ قوم کا کس سے سابقہ پڑا, یعنی کس سے سامنا پڑا, کون ایسی قوم تھی اس زمانے میں جو سب سے پہلے جن سے ان کی ملاقات ہوئی, تو دراویدی اور آسٹرک قوموں سے پڑا. یہ آپ لکھ لیجئے گا. دراویدیوں سے ان کا مقابلہ مغربی اور شمالی مغربی ہندوستان میں ہوا. آسٹرک زیادہ تر مشرقی اور وسط ہند کے علاقوں میں آباد تھے. ان قوموں کو زیر کرنے میں انہیں کافی جدوجہد کرنی پڑی. اس جدوجہد کی جھلک رگ وید کے بعد قصوں میں پائی جاتی ہے. بس چنانچہ آگے نہیں جانا ہے. تو یہ ہم نے کیا جانا کہ آریہ کی تو پیدائش کی بات ہوتی چلی آ رہی تھی اب تک. اب ہم نے یہ جانا کہ آریہ جو قوم تھی سب سے پہلے کس قوم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, تو دراویدی اور آسٹرک. اب سوالات اسی طرح بن رہے ہیں اور بنیں گے, جو سوالات بن چکے ہیں وہ نہیں بنیں گے. اب اس لیے اچھے سے لکھ لیجئے اس کو, ورنہ بعد میں اور جانکاری بھی نہیں ہوگی تو جانکاری کے طور پر بھی رکھ لیجئے اس کو, تاکہ اردو زبان و ادب سے کوئی اگر سوال بنے تو ہمیں اچھے سے جانکاری ہو. مائک بند کر لیجیے پلیز. چلیے تھوڑا سا میں بتا دوں اس میں کریں کہ ان زبانوں کا ہند آریائی, یہاں سے دیکھیے, یہاں سے اہم ہے, ان زبانوں کا آریائی زبان کی قواعد اور صوتیات پر کافی اثر پڑا, اور آریائی زبان نے ہند ایرانی منزل سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لی. یعنی ہند ایرانی سے پہلے کیا کریں کہ یہ دیکھیے آریائی زبان نے ہند ایرانی منزل سے گزر کر ہند ایرانی منزل سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لی. شمالی ہند میں اب دراویدی زبانوں کا نام و نشان نہیں ملتا. یعنی جب آریہ آئے تھے اپنی زبان لے کر تو دراویدی قوم سے اور آسٹرک قوم سے ملے تھے. انہوں نے اپنی زبان کا اثر اس قدر چھوڑا کہ ان کی زبانیں ان کی زبان سے گھل مل گئی, اور کیا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں, اتنا اثر پڑا کہ ہند ایرانی منزل سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لی. شمالی ہند میں اب دراویدی زبان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. تحقیق کا یہ حصہ بالکل تاریکی میں ہے. یعنی مصنف کہتے ہیں کہ آخر کون سی ایسی فضا قائم ہوئی کہ جو قوم پہلے سے آباد تھی ان کی زبان کس قدر ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئی کہ بالکل ہند آریائی زبان بن گئی. یہ تحقیق کا ایک حصہ ہے, تحقیق کا ایک باب ہے. کہتے ہیں کہ حصہ بالکل تاریکی میں ہے, اس کو تحقیق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں کہ اس کے بجوز کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قدیم پراکرتوں کی پیدائش دیش کی انہی بولیوں کی گود میں ہوئی ہے. اب یہاں سے بات آگے بڑھا رہے ہیں, پراکرت کی پیدائش کیسے ہوئی ہے, تو انہی زبانوں کے بیچ سے پراکرت کی پیدائش ہو, جو ہم آگے پڑھیں گے کل کے سبق میں. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں, آگے آئیے. کریں کہ قدیم آریائی تہذیب کی سب سے بڑی دین براہیمی رسم الخط ہے, جس کا ارتقاء ہندوستان میں ہوا, اور جو ہندوستان کی تمام زبانوں کی لکھاوٹوں الا مطلب مستثنا کر رہے ہیں, الا اردو اور کشمیری کا ماخذ, یعنی اردو اور کشمیری کے علاوہ ہندوستان میں جتنی بھی الا اردو اور کشمیری, جی اردو اور کشمیری کے علاوہ جتنی بھی زبانیں اور رسم الخط لکھی جاتی ہیں ان سب میں براہیمی رسم الخط کا براہ راست اثر ہے. اور جیسے آریوں نے شروع سے اپنی زبانوں کے لیے استعمال کیے. مطلب اسکرین چلی گئی, نہیں گئی ہوگی, شاید آپ کی طرف نیٹ ورک کی کچھ دقت ہوگی, اسکرین ہوگی ابھی ہے. تو اب ایک سوال اگر یہ بن جائے کہ آریہ کس رسم الخط میں لکھتے تھے, آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا, براہیمی. یہ کچھ بنیادی باتیں تھی. اس میں پیراگراف میں ایک اصطلاح دھیرے دھیرے سمجھائیے, جی ٹھیک ہے. اس میں ایک لفظ اصطلاح ہے عہد عتیق. عہد عتیق ایک لفظ ہے, آپ کو معلوم ہے کسی کو عہد عتیق؟ عہد عتیق کس کو کہتے ہیں, عہد عتیق بتائیے کس کو کہتے ہیں. عہد عتیق یہ لفظ لکھ لیجئے. عہد عتیق کا مطلب ہوتا ہے قدیم زمانے, قدیم زمانہ. عہد عتیق کا مطلب قدیم زمانہ, نہیں معلوم, بتا رہا ہوں نا, قدیم زمانہ. ٹھیک ہے.
اب اس میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 2-3 منٹ ٹائم ہے، لیکن ایک ایک کر کے کریں گے. پرانا زمانہ جی، اور کچھ آگے بھی اس کو مطلب ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت نیز حضرت عیسیٰ سے پہلے کی صحائف کا مجموعہ کو بھی آپ کہتے ہیں عہد عتیق. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. یہ کلاس میں بتا دوں آپ کو، 3 دن آپ کو یہ کلاس ملے گی. یہ کلاس